Hello everyone, this is Anu and welcome to our YouTube channel SSC with अनु। चलिए भी आज आप लोगों का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है डेट 23 मार्च एंड रिसेंटली मैम हमें बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ देखने को मिली हैं जो रिसेंटली करना बहुत ज़रूरी है और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है? सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सागरेश्वर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस स्टेट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है? देखिए सीधा सीधा नाम है सागरेश्वर। ये रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो मैम हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए इस इमेज में ही आप बता पाएंगे कहाँ पर। मैम महाराष्ट्र के अंतर्गत हमें जो सागरेश्वर के बारे में बात कही गई है, मैम जो सागरेश्वर है वो हमें कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाता है। इस आधार पर हमारा आंसर क्या बन जाता है मैम? बी हमारा आंसर बन जाएगा, सागरेश्वर। फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों का होमवर्क है। महाराष्ट्र के अंतर्गत हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोग जब कमेंट करते रहेंगे ना, तभी आप लोगों का क्या रहेगा, बीच बीच से चीज़ें याद करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब इसमें ये क्यों न्यूज़ में था ये जानना ज़रूरी नहीं है, ये आप लोगों से कोई भी नहीं पूछने वाला। आप लोगों को केवल ये याद रखना है, सागरेश्वर यानी सागर के साथ सटा हुआ, ये यहाँ पर अरेबियन जो सागर है उसके साथ सटा हुआ एक ऐसा हमें क्या देखने को मिल जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने समर्थ इंक्यूबेटर प्रोग्राम शुरू किया है? Which institute has launched the Samarth Incubations Program to boost the innovation and telecommunication and information technology? IIT दिल्ली, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स यानी जिसे CDOTS बोला जाता है, ठीक है, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? इसका आंसर आएगा मैम CDOT। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नए नए इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए समर्थ इंक्यूबेटर को अभी रिसेंटली लाया गया है। समर्थ इंक्यूबेटर को लाने का काम मैम यहाँ पर CDOT के द्वारा किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो CDOT है बच्चा, इट्स सपोर्टिव द स्टार्टअप्स वर्किंग इन टेलीकॉम सॉफ्टवेयर। ये किसमें हमारी हेल्प कर देगा मैम? जो 5G है, 6G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं एंड क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत हमें आगे प्रमोट करने में हेल्प करेगा। एंड CDOT आप याद रखिएगा, जितने भी लैब्स हैं, जितने भी हमें यहाँ पर जो साइंटिस्ट देखने को मिल जाते हैं, मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर प्रमोट करने के रिगार्डिंग मैम इसको लाया गया है। अब इसके अंदर हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाती है कि मैम यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यानी MIT है, इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर टू नेचर हाई इम्पैक्ट स्टार्टअप्स। एक मैम जो हमारा ऐसा फील्ड जिसमें हमें अभी रिसेंटली डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे स्टार्टअप्स जैसे आप लोग मानेंगे कि मैम एक तो हमें देखने को मिल रहा है स्पेस, जहाँ पर रिसेंटली मैम स्टार्टअप्स की डिमांड बढ़ रही है। यानी स्टार्टअप्स वो होते हैं बच्चा जो रिसेंटली मैंने आप लोगों को MSME की डेफिनेशन बताई थी जब बजट करवाया था, तो वहाँ पर जो ये स्मॉल मीडियम एंड ये जो आएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस देखने को मिल रहे थे, उनका जो बजट देखने को मिल जाता है, पैसे जो देखने को मिल जाते हैं, उस आधार पर इनको इस कैटेगरी के अंदर लाया जाता है। तो अभी रिसेंटली इनके द्वारा बताया गया जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो हमें माइक्रो लेवल पर देखने को मिले, स्मॉल लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर, इन सभी के आधार पर हम लोग क्या करना चाहते हैं? एक तो स्पेस के अंदर, दूसरा हमारे जो IT सेक्टर है उसके अंतर्गत प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर्स में जो डिमांड बढ़ती जा रही है किस चीज़ की भाई मैम, इन्हीं सेक्टर्स के अंदर हमें डिमांड देखने को मिल जाएंगी। क्या पता आप लोगों के जो आने वाला फ्यूचर है यानी आप लोगों की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी इनमें से ही कोई ना कोई स्टार्टअप्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे रहा हो, ठीक है। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है बच्चा अभी डाइवर्स वे में काम कर रही है, बट आने वाला जो हमें यूथ देखने को मिलेगा, आप सभी जानते हैं कि मैम आने वाले जो यूथ है उसके लिए बीटा जनरेशन का वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है उनको? बीटा जनरेशन। याद रखेंगे, यानी 2025 के अंदर जन्म लेने वाले या इसके बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों को बीटा जनरेशन माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इनके द्वारा बच्चा AI के युग में जन्म लिया जा रहा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वक्त में
आप लोगों की जब जो जन्म हुआ होगा उस समय में केवल मैम हमें स्मार्टफोन देखने को मिल रहे थे, इंटरनेट देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो उसमें हमें क्या है मैम, अल्फ़ा, ठीक है, जेन जी, इस प्रकार के वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। बट अभी रिसेंटली 2025 में जो एआई के युग में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको बीटा जनरेशन के रूप में माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है भी। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ध्वनिक हथियारों का प्राथमिक कार्य क्या है। ध्वनिक हथियार, यहीं से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मैम। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोनिक वेपन। आप लोगों ने सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इनको तो सुना ही होगा। ये सब कुछ अपनी स्पीड के बेसिस पर इनको नाम दिए गए हैं। बट अभी रिसेंटली हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो ये हमें नॉइज़ पोल्यूशन देखने को मिल जाता है या जो ध्वनिक हथियार, जो वेपन देखने को मिल जाते हैं, ये क्या हैं या किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये पहली चीज़ मैम, लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी पर तेज दर्दनाक आवाज़ें निकालते हैं। दूसरी, सैनिकों के बीच संचार को बढ़ावा देते हैं। तीसरा, विद्युत चुंबकीय संपदन उत्पन्न करते हैं। या फिर चौथा, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाते हैं। चलिए बताइए। इंग्लिश में आएगा टू डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बी दिया गया है टू एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन सोल्जर्स। सी दिया गया है जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन्स। क्या आएगा भी मैम, इसका आंसर हमें देखने को मिल जाता है ए, यानी ए, लंबी दूरी पर तेज दर्दनाक आवाज़ें पहुंचाना। 2006 के अंतर्गत बचा यूएसए के द्वारा ईरान के लिए इस प्रकार के वेपन्स का यूज़ किया गया था 2006 में। जब वहाँ पर हमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, तब क्या किया गया था, ईरान पर यहाँ पर सैंक्शंस लगाए गए थे, जैकोपा हमें देखने को मिल गया था। एंड आपको जैकोपा वगैरह याद करने की नीड नहीं है क्योंकि वो जा चुका है, एग्रीमेंट बचा। आपको बस ये याद रखना है कि ये एक प्रकार के वेपन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड निकालते हैं, और यहाँ पर जो भी सैनिक होंगे या जो पब्लिक होगी वो उस साउंड को कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो उनकी लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, और लिमिट से ज़्यादा होने की वजह से मैम उसको, उनके जो कान हैं, जो सुनने की क्षमता है मैम, वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा मैम, ए हमें देखने को मिल जाएगा। लंबी दूरी व तेज दर्दनाक आवाज़ें पहुंचाना, अभी रिसेंटली मैम यहाँ पर जो हमें सुपरसोनिक जो वेपन्स है वो देखने को मिल जाते हैं। अब एक आएगा, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया था सबमरीन्स का बचा, यानी क्या आएगा यहाँ पर, सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए। सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए साउंड की बजाय देखिए, एक तो होता है जानवर, जैसे आप यूँ ले लीजिए कि हमें देखने को मिल जाती है डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स क्या करती हैं बच्चा, डॉल्फिन्स आवाज़ निकालेंगी सूसू की, और मान लीजिए ये कोई मछली है, और इस मछली से यहाँ पर क्या होगी, जो आवाज़ है वो टकरा कर वापस आएगी। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट करके उस साउंड को अपना पता लगा लेती हैं, क्योंकि देखने में उतना सक्षम नहीं होती हैं, पता लगा लेंगे कि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है कहाँ पर। बट जो सबमरीन से बचा वो रडार का यूज़ करती हैं। किसका, रडार का यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर मैम हमें साउंड का यूज़ की बजाय हम लोग कहेंगे कि मैम रडार का यूज़ किया जाता है, और रडार के अंदर इसी प्रकार के जो साउंड्स है वो भेजे जाएंगे, और वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर फिर वापस आ जाते हैं। बट अभी रिसेंटली इन्होंने क्या है, वेपन के रूप में, ये वेपन नहीं है, ये केवल पता लगाने वाली चीज़ है, बट इन्होंने वेपन के बारे में पूछा गया है। वेपन 2006 में यूएसए के द्वारा मैम इसका यूज़ किया गया था। चलें आगे, चलो फिर आएगा मैम, मैंने आप लोगों को बहुत सारी मिसाइल्स करवाई थी, वो मिसाइल्स जो आप लोगों को बताई है अभी, मिसाइल्स में क्या आ जाएगा, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, शिप टू शिप, शिप टू एयर, एंड सबमरीन लॉन्च्ड एंड सोल्जर फायर्ड। देखिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी। एक तो होता है एयर टू एयर, हवा के अंदर ही मार देना। आप लोगों को अगर ये देखना है तो भाई फाइटर मूवी है, एक फाइटर मूवी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको एयर टू एयर मिसाइल्स किस प्रकार से लॉक की जाती हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर बता दिया गया है उसमें। उसके बाद आएगा सरफेस टू एयर, यानी ये ज़मीन की सतह है, यहाँ पर एयर में कोई मिसाइल आ रही है, ये उसको ध्वस्त कर देगी। एक आता है एयर टू सरफेस, हवा से बॉम्बिंग करना किसी ज़मीनी अड्डे पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि हमारे भारत के अंदर हमें किस किस प्रकार की कौन कौन से मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं, और जो ये मिसाइल्स हमें देखने को मिल जाती है बच्चा, इनके अंतर्गत किन किन का नाम हमें देखने को मिल रहा है। देखिए अग्नि,
अग्नि 6 के बारे में मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली बताया था। अग्नि 5 तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे। अग्नि 6 अभी रिसेंटली नई हमें देखने को मिली है। तो ये क्या है, सरफेस टू सरफेस है, यानी यहाँ पे अगर लॉन्च किया जाएगा तो सीधा जाकर जो एनिमी का अड्डा है उसको ध्वस्त कर देगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, सरफेस टू सरफेस, इसे सीधी सीधी जगह चाहिए होगी यहाँ पर अटैक करने के लिए। चलिए आगे, चलिए भी। अब एक चीज़ और, हाइपरसोनिक, मैं आप लोगों को वेपन्स के बारे में बताना चाहूँगी। हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं। हाइपरसोनिक, देखिए जो भी आवाज़ होती है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है मैम मैक के अंदर डिटेक्ट किया जाता है। मैक ये इसकी यूनिट है बच्चा, याद रखिएगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो साउंड है उसकी यूनिट हमें क्या देखने को मिल जाती है, क्या आएगा, मैक। ठीक है, अब आएगा मेन चीज़ है कि जो 5 मैक है बच्चा, 5 मैक बहुत ज़्यादा हो जाता है और 5 मैक से कई गुना ज़्यादा मैम हाइपरसोनिक वेपन्स की हमें साउंड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं बच्चा, ये अपने आकार में बहुत बड़ी होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक में हमें अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि हाइपरसोनिक को हम तब तक ही यानी एक लिमिट तक याद रख पाएंगे मैम, फिर बाद में बैलिस्टिक के साथ वो ओवरलैप हो सकती है, हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती हैं। तो बैलिस्टिक जो मिसाइल है उनका आकार बड़ा होता है, जबकि जो क्रूज़ मिसाइल्स जो हमें क्रूज़ शिप से या क्रूज़ जो हमें क्या कहते हैं अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वहाँ से इनको जो लॉन्च किया जाता है उनका आकार छोटा होगा। बैलिस्टिक अपने साथ बड़े और वजनदार बमों को साथ लेकर जाती है। क्रूज़ क्या करती हैं, बहुत ही हल्की है और अपने साथ बहुत कम वेपन्स को कैरी कर सकती है। बैलिस्टिक का जगह पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर होती है, इसके कारण से रडार से छुपाना आसान नहीं होता है। क्रूज़ मिसाइल्स तह के बहुत पास होने की वजह से इसे किसी भी देश के रडार से बचाया जा सकता है। बेहद 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिल ही जाएंगी बच्चा, कि अभी रिसेंटली जो हमें हमारे इंजन देखने को मिल जाते हैं, जितनी भी जो लॉन्च करने वाले मिसाइल को लॉन्च करने वाले जो हमें यहाँ पर जो शिप देखने को मिल जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, या जो मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए हमें जो इंजन चाहिए होता है वो इंजन कैसा है, जो मिसाइल्स में लगे होते हैं वो इंजन कैसे होते हैं। याद रखिएगा, टाइप ऑफ द एटमॉस्फेरिक जेट इंजन किस प्रकार के हैं, इनके केवल 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 आप लोगों को नाम याद रखने हैं कि ठीक है, ये नाम कभी भी आ सकते हैं। आपको इसमें डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, नहीं, इसे डेप्थ में मत जाइएगा, ये कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों से। यहाँ पर एक तो इमेज देख लीजिए किस किस प्रकार के हमें इंजन देखने को, जब मिसाइल्स देखिए, कोई भी मिसाइल है वो अगर निकलेगी तो वो जो मिसाइल निकल रही है उसमें किस प्रकार का इंजन लगाया गया है वो तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैम हमें जो इंजन देखने को मिल जाते हैं, क्या आएगा मैम, यहाँ पर टर्बोजेट, टर्बोफैन, रैमजेट, स्क्रैमजेट। क्वेश्चन कैसा आएगा कि रिसेंटली हमें एक मिसाइल देखने को मिली, ठीक है, उसमें हमें क्या कहते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर क्या मिसाइल्स के अंदर हमें किस प्रकार के जो इंजन हैं देखने को मिल जाते हैं। 3 ऑप्शन इनमें से दिए गए होंगे और एक ऑप्शन आप लोगों को अलग देखने को मिल जाएगा, तो उसमें गलत पूछा होगा, ठीक है, या फिर आप लोगों को केवल इन चारों में से कोई एक नाम दिया गया होगा और वहाँ पर आप लोगों को ढूंढना होगा कि सही ऑप्शन क्या है। क्या आएगा, टर्बोजेट, टर्बोफैन, रैमजेट और स्क्रैमजेट। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी DGTR किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय। देखिए मेन चीज़ क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड, ट्रेड वर्ड आपको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। अब ये ट्रेड वर्ड के बारे में अगर ये बात कर रहे हैं तो ये ट्रेड वर्ड अगर आप पकड़ते हैं तो देखिए किस में हमें सबसे ज़्यादा ट्रेड के बारे में बताया जाता है। क्या पर्यटन मंत्रालय के अंदर ट्रेड देखने को मिलेगा? यस मैम, कुछ हद तक, क्योंकि पर्यटन को आकर्षित ही इसलिए किया जाता है ताकि वो हमारे देश के अंदर निवेश कर सकें। वित्त मंत्रालय,
बट मैम वित्त मंत्रालय का तो कार्य अलग होता है, वित्त मंत्रालय डायरेक्ट इसके अंतर्गत काम नहीं करता है। बट यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क हमें ये लग सकता है। विज्ञान और ये ऑप्शन कट जाता है आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत मैम DGTR यानी ट्रेड रेमेडीज नहीं देखने को मिलेंगी। सीधा सीधा क्या है, वाणिज्य और उद्योग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मैम हमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं किसकी लग रही हैं, मैम ए की लग रही हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्या आएगा भी आंसर। मैम हमें ए ही देखने को मिल जाता है। अभी रिसेंटली मैम DGTR के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या बता दिया गया है, इनके द्वारा जो जो नए नए काम किए जाते हैं या किसी कारणवश न्यूज़ में आ जाते हैं तो हमें कारण जानना ज़रूरी नहीं है बच्चा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं ये जानना ज़रूरी है। अब एक चीज़ और बचा, इसकी स्थापना कब कर दी गई थी, 2018 के अंतर्गत मैम इसको लाया गया था किन्हीं और संस्थाओं को मिलाकर। मेन चीज़ क्या है, एंटी डंपिंग और संबंध शुल्क महानिदेशालय की जगह इनको लाया गया था। एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़ जो हमें एक डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा था, उसके स्थान पर DGTR को यहाँ पर लाया गया था। याद रखेंगे। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस मंत्रालय ने अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। आंसर क्या आएगा भाई बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका आंसर जो हमें देखने को मिल जाता है बच्चा वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अभी रिसेंटली क्या किया गया है मैम, यहाँ पर क्या आएगा, राष्ट्रीय कर्मयोगी कार्यक्रम को शुरू किया गया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है मैम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। बस इतना ही याद रखना है। मंत्रालय ने अधिक जवाबदेह और नागरिक केंद्रित कार्यबल बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी, आपको पता होना चाहिए मिशन कर्मयोगी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हमें देखने को जो मिल जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो यानी हमें मान लीजिए जो DM देखने को मिल रहे हैं या फिर जो SSP देखने को मिल जाते हैं, उनके द्वारा जो जनता के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, किस प्रकार से उनके द्वारा वहाँ पर एक्शन लिया जाता है, वो सभी की जवाबदेही और वो किस प्रकार से कार्य पद्धति को अपनाते हैं उससे संबंधित हमें जो उनका जो प्रोसेस है वो जानने का अधिकार, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, इन सभी के लिए मैम राष्ट्रीय कर्मयोगी कार्यक्रम देखने को मिल गया था। और अभी रिसेंटली क्या कर दिया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा अधिक जवाबदेह बनाना है, नागरिक सेंट्रिक बनाना है, इसके लिए अभी राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलिए भी याद रखेंगे। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंडियन रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी आप सभी जानते हैं मैम हैप्पीनेस रिपोर्ट हमें देखने को मिली है और इंडिया के अंतर्गत हमें कुछ ज़्यादा अच्छा खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला मैम। कौन सी रैंक देखने को मिली है, 105, 118, 130 या फिर 95th। कौन सा आएगा बच्चा, फटाफट से बताओ। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यानी इसमें भारत की जो खुशहाली है लास्ट 5 ईयर के अंदर अगर हम देखें तो इसमें सुधार तो बताया जा रहा है। बट पहली चीज़ हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसको लाया किसके द्वारा गया है। द रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय द वेलबिंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। किसके साथ कोलैब किया गया मैम, यहाँ पर गैलप एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN के द्वारा। इंडिया की जो रैंक है बच्चा 118वीं हमें देखने को मिल रही है आउट ऑफ 147। मैं ओवरऑल कहूँगी कि इन्होंने कह दिया है कि लास्ट 5 ईयर के अंदर भारत की रैंक तो सुधर गई है, बट यहाँ पर आप यूँ देखिए कि हम लोग 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए हैं। भारत पहली पोजीशन, 10वीं पोजीशन, 50वीं पोजीशन तक पहुँचने या फिर मैम टॉप 100 के अंदर पहुँचने में भी नाकाम रहा है। हमें यहाँ पर क्या देखना है, इंडिया के अंदर कितनी खुशहाली देखने को मिल रही है। सोचिए 118वें नंबर पर है हम, क्या इसको आप खुशहाली की दर पर मापेंगे?
मैं अपने लेवल पर कहूँ, पर्सनली लेवल पर जो मेरी राय है, मैं कहूँगी इंडिया में फिर खुशहाली के लेवल हमें बहुत ही निम्न स्तर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या आएगा मैम, हमें क्या देखने को मिला है मैम, यहाँ पर हमें 118वीं रैंक देखने को मिली है। अब इन्होंने सुधार कहा था कि लास्ट 5 ईयर के अंदर हमें सुधार देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर के अंदर अगर हम देखें तो 2020 के अंतर्गत इंडिया की जो रैंक थी वो 139 थी, और 2023 के अंदर हम बात करें तो इंडिया की रैंक थी वो 126 थी, और 2024 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की रैंक 118वीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मैम यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है उसमें सुधार हो रहा है, परंतु ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई खासा हमें इंडिया के अंदर खुशहाली रिपोर्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को, सुधार देखने को नहीं मिला है, यानी इंडिया के लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। अब ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर जो बेस्ट रैंक यानी लोवेस्ट रैंक है वो किसको मिली है मैम, 144वीं। यहाँ पर हमें, मैं उस कंट्री का नाम नहीं डाल पाई हूँ बच्चा, चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा सबसे आखिरी देश यानी 144वीं जो रैंक है वो कौन से देश को मिली है। अब हमें टॉप 5 का नाम याद रखना ज़रूरी बन जाता है कि टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनको यहाँ पर क्या मिला है मैम, यहाँ पर हैप्पीएस्ट कंट्री का अवार्ड मिल गया है। पहला आ जाएगा फिनलैंड, यानी सब कुछ फाइन है, हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। डेनमार्क, यानी हम डेली डेली बहुत खुश रहते हैं भाई। क्या आएगा, आइसलैंड, स्वीडन एंड नीदरलैंड, याद रखेंगे क्या आएगा, एंड नीदरलैंड। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है। शक्ति, प्रेरणा, उज्ज्वला या फिर दिव्यता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है। क्या आएगा भी मैम, उज्ज्वला। क्या आएगा, उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स बचा जो रिसेंटली मैम इसका 2nd एडिशन ही हमें देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नहीं, वो मैं विंटर गेम्स के बारे में बात कर रही थी। तो ये क्या आएगा मैम, अभी रिसेंटली मैम इसका जो मैस्कट है वो हमें क्या देखने को मिला है मैम, उज्ज्वला। क्या देखने को मिला है, उज्ज्वला। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब की गई थी बच्चा मैम, 2018 के अंतर्गत। ठीक है, जब शुरुआत की गई थी इनको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था। उसके बाद मैम 2019 के अंदर पुणे के अंतर्गत मैम इसका आयोजन किया जा रहा था, और जब पुणे के अंदर आयोजन किया जा रहा था तब इनका नाम चेंज कर खेलो इंडिया गेम्स कर दिया गया था। खेलो इंडिया गेम्स, तो खेलो इंडिया गेम्स मैम यूनिवर्सिटी गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं, स्कूल गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं, पैरा गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं, एंड रिसेंटली मैम विंटर गेम्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पैरा गेम्स का आयोजन कब कब देखने को मिलेगा, 2025 में मार्च के अंदर 20 से 27 मार्च के बीच में। ठीक है, यानी अभी रिसेंटली ये बच्चा चल रहे हैं, और ये दिल्ली के अंदर हमें 3 अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल जाएंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब मेन चीज़ क्या आएगा कि मैम दिल्ली में 3 स्टेडियम्स के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनका अनावरण मनसुख मांडविया युवा मामलों के खेल मंत्री जो हैं, और बोल क्या आएगा, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ये आ सकता है बच्चा, ये याद रखिएगा, ये यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली हमें इसके बोल क्या देखने को मिल गए थे, यानी यहाँ पर जो एंथम गाया गया था, उस एंथम जो सॉन्ग गाया गया था उसका बोल हमें क्या देखने को मिल गए थे, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। शुभंकर यानी मैस्कट उज्ज्वला, एंड यहाँ पर अनावरण क्या आएगा, रक्ष निखिल खड़के के द्वारा। अब आप लोगों को यहाँ पर ये जानना ज़रूरी बन जाता है कि यहाँ पर हमें कौन कौन से गेम्स देखने को मिल जाते हैं। पैरा आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए वो कौन कौन से 3 स्टेडियम है जहाँ पर इन गेम्स को आयोजित किया जाएगा, और यहाँ पर ये ज़रूर इनका नाम याद रख लीजिएगा, कुछ प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं। विंटर गेम्स के बारे में बताया गया है। देखिए हमारे यहाँ पर विंटर गेम्स नॉर्मल सी चीज़ है मैम, लद्दाख के अंदर या फिर मैम हमें ऑलमोस्ट लेह या लद्दाख के अंदर देखने को मिल जाते हैं, या फिर हमें देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकी रूट को कवर करने के लिए 2025 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम डंकी रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मैम बड़ी मात्रा के अंदर भारतीय जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर
काम करने के लिए इल्लीगल रास्तों को अपनाते हैं। एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये है अमेरिका। इस अमेरिका के अंतर्गत आपने क्या देखा भाई मैम, ये आ जाता है मैक्सिको एंड ये आ जाता है यूएसए। जो आज के टाइम में डंकी रूट हमें देखने को मिला ये आएगा साउथ अमेरिका। तो इस साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ के माध्यम से देखने को मिला, ना कि मैक्सिको के माध्यम से। क्योंकि अगर जो भी डंकी रूट के जो लोग हैं वो अगर मैक्सिको से यूएसए जाते हैं, ठीक है, वो अगर मैक्सिको से यूएसए जाएंगे तो बच्चा इन दोनों के रिलेशंस हमें कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। तो इन देशों के अगर हमें यहाँ पर जो पासपोर्ट है वो देखने को मिल जाते हैं, जो वीज़ा है वो देखने को मिलेंगे, तो यूएसए इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं मानते यूएसए की, ठीक है। तो मैक्सिमम डंकी रूट हमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का देखने को मिला है। अभी रिसेंटली क्या आएगा, अभी अमेरिका के द्वारा जो डंकी रूट है बच्चा, अब डंकी जो लोग होते हैं ना बच्चा, याद रखिएगा, जो यहाँ से इलीगल वे से गए हैं तो उनको वहाँ पर अगर काम करने के लिए चाहिए है या कोई और चीज़ें चाहिए हैं तो बच्चा पहले उनको कैंप में रखा जाता है। यहाँ से जो लोग जाएंगे उनको पहले कैंप में रखा जाएगा और फिर वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, उनको काम दे दिया जाएगा। बट रिसेंटली ट्रंप जी के द्वारा क्या किया गया, भाई कब तक हम लोग यहाँ पर भरते रहेंगे इनको अपने यहाँ पर कैंपों में, उन्होंने क्या कर दिया, सबको वापस भेज दिया। तो अभी रिसेंटली जो डंकी रूट है उसको कवर करने के लिए 2025 में जो पत्रकारिता हमें देखने को मिली थी उसमें बताया गया कि किस प्रकार से मैक्सिमम बड़ी मात्रा में हरियाणा के लोग मैम डंकी के रूट पे देखने को मिल जाते हैं। उनके लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार, उनके द्वारा जो जर्नी लिखी गई है डंकी रूट्स की, या किस किस प्रकार से डंकी रूट्स को पार किया जाता है, कहाँ कहाँ के डंकी रूट्स है, उन पर जो पुस्तिका देखने को मिली उसके लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। वो पुरस्कार किसके द्वारा लिखा गया है, अनुराग द्वारी के द्वारा, मृदुलिका झा के द्वारा, राजदीप सरदेसाई के द्वारा, या फिर सिद्धांत मोहन के द्वारा। क्या आपको ये चीज़ समझ आई है? डंकी रूट को कवर किया है किसी एक बुक के अंतर्गत जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया अभी, कि डंकी रूट जो है वो किस किस प्रकार से हमें देखने को मिल जाता है। खतरनाक कितना है बच्चा, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखिए जो पुरस्कार है वो हमें पहले यहाँ पर बताया गया, जो रामनाथ पुरस्कार है वो क्या है। रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता जो पुरस्कार हमें देखने को मिल जाता है मैम, वो शताब्दी वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में इंडियन एक्सप्रेस ने पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका की स्थापना कर दी है। यानी इंडियन एक्सप्रेस जो हमें देखने को मिल जाता है न्यूज़पेपर, उसके ग्रुप इंस्टीट्यूट ऑफ रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस पुरस्कार को यहाँ पर लाया गया है। क्योंकि मैम पहले आप ये समझाने के बजाय हमें इसको ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, मृदुलिका झा को अभी रिसेंटली मैम ये अवार्ड यहाँ पर मिला है। इनके द्वारा अपने बुक के अंतर्गत किस प्रकार से हरियाणा के लोग डंकी रूट पर अमेरिका तक गए हैं उस बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, ठीक है। अब ये अवार्ड है बच्चा वो 2006 से हमें लगातार देखने को मिल रहा है। इसमें क्या बताया जाएगा मैम, यहाँ पर ऐसे जर्नलिस्ट को या ऐसे जर्नलिज्म को रिकॉग्नाइज द करेज एंड द, क्या आएगा मैम, कमिटमेंट टू द शो केसेज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिविजुअल ईच ईयर्स। इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा अगर उत्कृष्ट कार्य किया गया है उस रिगार्डिंग इनको ये अवार्ड दिया जाता है। बाकी आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। पोटी श्री रामालू, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आंध्र प्रदेश कब बना था अभी आंध्र प्रदेश मैम, 1953 के अंतर्गत भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक वे में हमें एक स्टेट देखने को मिल गया था, ठीक है। क्या कहेंगे मैम, भाषाई आधार पर जो राज्य देखने को मिला उसका नाम था मैम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तोड़कर अभी रिसेंटली मैम तेलंगाना बना दिया गया है, याद रखेंगे। तो यहाँ के जो सीएम हैं नाम याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची, ये याद रखना पड़ेगा आपको, कितने फीट ऊंची है, 58 फीट ऊंची हमें प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। यानी अभी तक की नहीं गई है, आगे की जाएगी, ठीक है। क्या आएगा मैम, पोट्टी श्री रामालू। इनके द्वारा बच्चा अनशन पर बैठा गया था। अनशन यानी इन्होंने कहा या तो मैं मर ही जाऊंगा
या फिर आप लोगों को एक अलग भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करना पड़ेगा। और इसी के आधार पर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल गया था मैम, आंध्र प्रदेश देखने को मिल गया था। तो क्या आएगा, पोटी श्री रामालू 58 फीट स्टैचू टू द क्या आएगा, इंस्टॉल इन अमरावती। अमरावती जो कि मैम आंध्र प्रदेश की हमें कैपिटल देखने को मिल जाती है। ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, कब कब कैसे कैसे क्यों क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। वट इज द इंडियन रैंक अमंग 33 कंट्रीज इन द रिपोर्ट, यानी टोटल 33 कंट्रीज की एक ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली। हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट फ्री स्पीच, जहां पर हमें क्या देखने को मिला है, हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट फ्री स्पीच रिलीज बाय द थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। यानी एक थिंक टैंक है, क्या आएगा, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। उसमें कितनी कंट्रीज आएगी मैम, यहाँ पर हमें उस थिंक टैंक के अंदर 33 कंट्रीज का डेटा देखने को मिल जाता है। पूछा है कि यहाँ पर फ्री स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें भारत का कौन सा स्थान देखने को मिल रहा है उन 33 देशों में, 18वां, 24वां, 30वां या फिर 12वां। क्या आएगा भी मैम, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 33 देशों के अंतर्गत भारत का जो हमें यहाँ पर क्या है रैंक जो देखने को मिली है, कौन सी आएगी, 24वीं रैंक यहाँ पर बताई गई है। क्या आएगा बच्चा मैम, हमें यहाँ पर कौन सी रैंक बताई गई है अभी मैम, ये 24वीं यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, एंड कंट्रीज़ का स्कोर आप लोगों को याद रखने की नीड नहीं है, कंट्रीज़ का स्कोर आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला। अब ये जो है ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स है, ये किसके द्वारा लाया जा रहा है, कितने देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है, विशेषताएं क्या क्या है, फर्स्ट नंबर पर सेकंड पे कौन कौन है, ये सब लोग आप लोग अपने अवतार पर कर लीजिएगा। देखिए, बोलने का अधिकार अभी रिसेंटली किन देशों के अंदर नहीं होगा मैम, जहाँ पर वॉर की सिचुएशन होगी। वॉर की सिचुएशन यानी मैम जहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा होगा, जैसे रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, सीरिया, इन जैसे देशों के अंतर्गत मैम वहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी। चलिए आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भाषिनी पहल जिसका उद्देश्य एआई आधारित इन हाउस समाधान विकसित करना है। इन हाउस यानी अपने ही घर के अंतर्गत हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एआई बेस, हमें दूसरे देशों की सहायता की आवश्यकता इसमें नहीं होनी चाहिए। संयुक्त रूप से किन संस्थाओं के द्वारा इसको शुरू किया गया है, नीति आयोग और लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा यानी सचिवालय के द्वारा, लोकसभा सचिवालय या फिर मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, या फिर राज्यसभा सचिवालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्या आएगा भी, संसद में क्या क्या पाया जाएगा भाई मैम, पहली चीज संसद भाषिनी है। संसद में हमें देखिए नीति आयोग, लोकसभा, तो यहाँ पर भी मैम लोकसभा दिया गया है, यहाँ पर भी लोकसभा है। इसके अलावा मैम हमें ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा के बारे में चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन हमें यहाँ पर राज्यसभा भी देखने को मिल सकता है। तो ये आंसर आपका क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर लोकसभा एंड मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आंसर आएगा बी, लोकसभा सचिवालय के द्वारा। और हमारा जो माइटी यानी हम लोग आईटी जो हमारा सेक्टर देखने को मिल रहा है उसके द्वारा एआई बेस इन हाउस समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी बन जाता है कि रिसेंटली मैम संसद भाषणी जो पहल है वो है क्या। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस बहुभाषी भारत के अंदर, हम लोग 8th शेड्यूल की बात करें तो भारत में 20 कितनी भी 2 लैंग्वेजेस जो देखने को मिल रही हैं उनको यहाँ पर सुगमता पूर्वक, अब मैं कहूँगी मुझे तमिल नहीं आती है, इसके माध्यम से मैम सुगमता पूर्वक मैं तमिल को हरियाणा में बैठकर भी सुन सकती हूँ, ईजिली तमिल को ट्रांसलेट किया जा सकता है। संसद भाषणी पहल क्या करेगी भी मैम, एआई आधारित एक डिजिटल पहल है जो भारतीय भाषाओं में संसदीय रिकॉर्ड का अनुवाद करने में हमारी हेल्प कर देंगी। हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हिंदी का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश का यूज़ किया जाता है मैम, और अध्यक्ष की परमिशन के बाद जो हमारी इन 22 भाषाएं हैं इनका भी यूज़ किया जाता है। परंतु वहाँ पर तो चलिए संसद के जो पार्लियामेंट में अगर सेशन चल रहा है वहाँ पर तो मैम इन भाषाओं का यूज़ कर लिया जाएगा। बट अगर मैं मानती हूँ कि मुझे केवल इंग्लिश आती है या केवल मुझे हिंदी आती है तो मैं तमिल या मलयालम में जो वहाँ पर स्पीच दी गई है उसको कैसे सुनूंगी। तो उसको सुनने के लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, संसद भाषणी। याद रखेंगे क्या आएगा, संसद भाषणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, देखिए ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ, मैंने पीडीएफ में इसका आंसर दे रखा है, बट इसका कमेंट यानी इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 5 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 15 सितंबर। यूएन के द्वारा किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, कब मनाया जाता है? इसका होमवर्क आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल एक नई क्लास के साथ। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी बच्चा। एंड जो पीडीएफ है बच्चा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर भी, मैम एसएससी विद अनु टेलीग्राम चैनल पर, याद रखिएगा। पीडीएफ मिलेगी एसएससी विद अनु टेलीग्राम चैनल पर, अब वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। एंड क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, एंड इस साल आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही है बच्चा। ओके, बाय बाय।